चलिए आज एक नए सेगमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अभी अपना क्या क्या चल रहा है, पैरेलल में ही सब कुछ चलेगा जो कुछ चल रहा है। जैसे वोकैब विद फन, ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, रूट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और ओडब्ल्यूएस। अभी तक 4 प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब चैनल पे। अभी आज से एक नई जुड़ जाएगी, टेंस। कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही अच्छा है। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव के साथ साथ जो आप 10th लेवल 12th लेवल के स्टूडेंट्स हैं अगर, उनके लिए भी बहुत ये कंड्यूसिव है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखा जाए तो सेकंड क्लास से बच्चे पढ़ने लगते हैं। 10th 11th में आते आते थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। रूट वर्ड्स याद कर लेंगे आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं याद कर रहे तो परेशान होने की बात नहीं है। जब आप अपना हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं इसके बाद इस पर ध्यान दे देना। वो कहे विद फन, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं से बात करते हैं, तो आपको अगर इंग्लिश वर्ड ही नहीं पता है तो आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट वहां पर दिखा पाएंगे। और ये तरीका ऐसा है कि एक बार आप पढ़ के अच्छे से वर्ड को याद कर सकते हैं। ओडब्ल्यूएस भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी 10th और 11th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हाँ, अब डिमांड आ रही थी कि सर टेंस स्टार्ट कर दो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो ये जो टेंस रहेंगे ऐसा नहीं है कि केवल कंपटीशन के लिए अलग होते हैं और हाई स्कूल और 12th के लिए अलग होते हैं। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड इनका अप हो जाता है। लेकिन मैं जो टेंस आपको बताऊंगा वो इस हिसाब से बताऊंगा जो आपने अभी तक एकेडमिक पढ़ाई की हुई है वो तो कवर होगा ही होगा। इसके बाद अगर आप एकेडमिक पढ़ाई करने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो कंपटीशन का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। इस मेथड से आपको पढ़ाऊंगा। टेंस इतना बढ़िया से आपको बता दूंगा कि एक ग्राफ पढ़ाने के बाद एक ग्राफ तैयार करवाऊंगा। एक ग्राफ में आपको एक जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो ना मोबाइल से, ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट समझ लो आपने ले लिया, वो बस दिमाग में बनाए रखना। हर एक सेंटेंस किसी भी टेंस का हो आप चुटकियों में हल करेंगे। ठीक है, इसमें ये भी बता दूं आपको कि हाई स्कूल और 12th वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे हमारा कॉमन एरर्स आती हैं, सेंटेंस एरर्स आते हैं ना, और अरेंजमेंट के लिए आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या क्या आता है, कॉमन एरर्स आती हैं जो, ठीक है। कॉमन एरर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ सेंटेंस के एरर भी देते हैं। इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट का आता है। क्या होगा कि एक लंबा सा सेंटेंस होगा, उसको जो है तो जंबल्ड वे में दिया होगा, आगे वाला पीछे दिया होगा, बीच वाला आगे दे दिया होगा, इस हिसाब से दे देते हैं। तो उसको अरेंजमेंट करना है। अब अरेंजमेंट तभी आप कर पाएंगे जब आपको सेंटेंस आता होगा। आप एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप 12th में तो लिख ही रहे हैं, हाई स्कूल में लिख ही रहे हैं, कंपटीशन में भी आता है किसी को एप्लीकेशन लिखने के लिए। जब मेंस आप बैठेंगे तो इसकी वैल्यू पता चलेगी। देखो चक्कर क्या होता है, आप लोग जब हाई स्कूल इंटर करते हैं तो सोचते हैं कि ये बस हमको याद करना है एप्लीकेशन, या पैसेज राइटिंग आ गया, या फिर क्लोज टेस्ट आ गया, तो आप लोग सोचते हैं बस हमको एग्जाम देना है, फिर हमको तैयारी करनी है किसी सर्विस के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट होते हैं हाई स्कूल इंटर, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है 90% यही लेवल आपका रहता है। उसमें जो चीजें 10% ऐड होती हैं एडवांस लेवल की, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टेंस स्टार्ट होगा। टेंस के बाद एक्टिव एंड पैसिव चलेगा जैसा मैंने कल बताया था कल वाले लेक्चर में। फिर हमारा नरेशन चलेगा और बाकी जो चल रहा था पैरेलल कोई ना कोई वीडियो में पढ़ता रहेगा। आप लोग ये ना सोचा करें कि प्लेलिस्ट में ओडब्ल्यूएस में तो 4 ही लेक्चर पड़े हुए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतने पड़े हुए हैं, वो क्या विद फन में 12 पड़े हुए हैं। ये सब ना सोचो, उसमें कंटिन्यूअस आते रहेंगे, प्लेलिस्ट ऐड होती रहेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस की नई प्लेलिस्ट जुड़ेगी, आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, देखो टेंस हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पहले 6 लेवल से स्टार्ट किया जाता था, अब थोड़ा इनिशियल कर दिया है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको तो ये मान के चलो फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है, स्पोकन इंग्लिश अलग चीज हो जाती है
और ग्रामेटिकल इंग्लिश अलग हो जाती है। क्योंकि जैसे आप फ्लुएंट में हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्याकरण सहित आपको हिंदी बोलना है, तो आपके लिए एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहां पर किस वर्ड का शुद्ध उच्चारण करना है, वहां पर उस वक्तव्य के साथ कौन सा शब्द कैसे यूज करना है, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि बोलना एक डिफरेंट थिंग है और व्याकरण सहित बोलना एक डिफरेंट थिंग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे हिंदी मीडियम के हैं, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ग्रामर की बात आ जाती है। चलिए अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा कॉन्टेक्ट दे दिया है कि कैसे क्या पढ़ाई होगी इसकी। तो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे भी जो एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, ये जो टेंस है, ये मैं खत्म आपको एक लेक्चर में भी करा सकता हूँ। 1 घंटे की क्लास रहेगी, सब कुछ इसमें पूरे जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके भी जितने भी सब पार्ट हैं, वो सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि कई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो इंग्लिश से काफी दूरी रहती है उनकी, उनके लिए मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि कहीं भी बोरिंग फील नहीं होगा। अभी तक आप लोग बेसिक चीजें पढ़ते चले आए हैं कि टेंस क्या होता है, ये तो काल होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं हर एक टेंस के। लेकिन अब उसमें भी कुछ कैटेगराइजेशन है कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन सबका जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, तो इनका मतलब क्या है, ये चीजें थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाती हैं। ये मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है? सबसे पहले टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, मुझे तो सब पहले से ही पता है। पता है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर चलिए। काल क्या है कि कोई भी एक आपसे वाक्य बोल दिया गया, तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपने जो वाक्य बोला है, जो आपने एक सेंटेंस बोला है, वो प्रेजेंट की बात कह रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है? तो यानी कि जो टेंस है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? पहला हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी जब आपसे वाक्य बोलता है, यानी कि उसका मतलब होता है कि किस काल में बात कर रहा है। जैसे मैं जाता हूं या मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या हो गया? प्रेजेंट की बात चल रही, हा आ रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट की बात चल रही। मैं स्कूल जाता था। देखो आप लोग ये ना सोचना कि मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। मैं इसलिए बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक बताऊंगा तभी आपको एडवांस लेवल पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट क्या बताने वाला हूं। इसलिए ध्यान से सुनना। पास्ट, मैं स्कूल गया। फ्यूचर, मैं स्कूल जाऊंगा। अच्छा, तो जब इन सब के बारे में हमको पता चल ही रहा था कि किस समय की बात हो रही, तो फिर इनके बाद में सब डिवीजन क्यों किया गया है? सब डिवीजन इन द सेंस सबको किसमें बांटा गया है? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड, दिख रहा है आपको? देखने जरा। सॉरी, आप लोगों को नीचे दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको यहां लिखते हैं। चौथा पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? अच्छा, अब कभी तो दिमाग में आया होगा कि इसको इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है। सॉरी, ई बनाना भूल गया मैं। कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो उसको ये ना सोचना कि मुझे आती नहीं। इसकी कर जाता है माइंड से, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बताना भी है क्या है, लेकिन बाद में सुधार कर देता हूँ। ठीक है? तो इंडेफिनिट इसको क्यों बोला गया है? देखो आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा, तब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। एक एक पार्ट में आ जाता है ए एंड एन, और दूसरे पार्ट में आ जाता है द। तो ए और एन को डेफिनिट बोला गया था, द को सॉरी ए एंड एन को इंडेफिनिट बोला गया था, और दा को डेफिनिट बोला गया था। तो
अनिश्चितता है। इंडेफिनिट मतलब जिसके बारे में पता ना हो, कुछ खास जानकारी ना हो, उसको इंडेफिनिट बोल देते हैं। आप ये बात करें तो आप समझोगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप समझ जाएंगे। राधा खाना पकाती है। राधा कुक्स द फूड। ठीक है। अब खाना पकाती है, तो ये जो पकाना है ना काम, क्या इसमें आपको ये पता चल रहा है कि ये काम कर रही है प्रेजेंट में, कि कर चुकी है, कि करेगी? ये तो पकाती है। समय का हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कब पका रही है। ठीक है। प्रेजेंट, इतना बात तो क्लियर हो गया कि है आ गया है, तो ये बात पता चल गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ये सॉरी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। लेकिन इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? क्योंकि खाना पकाती है, उसके टाइम का कोई सर्टेनिटी नहीं है, उसके स्टेट का कुछ नहीं पता है कि किस अवस्था में है वो। प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब सॉरी, ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है कि इंडेफिनिट की बात हो रही है, कि परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। इसलिए इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। उस चक्कर में ज्यादा ना पड़ो किसको क्या बोला जाता है। हमको केवल रूल से संबंध रखना है कि राधा खाना पकाती है, इसके काम की कोई जानकारी ठोस नहीं है, इसलिए हम इसको इंडेफिनिट टेंस में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, जब बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करेंगे तो क्या आ जाएगा? राधा खाना पका रही है। ठीक है। अब देखो, इसमें जो है तो राधा के काम के जारी रखने की बात की जा रही है। तो जैसे हमारा ये दूसरा वाला सेंटेंस है, राधा खाना पका रही है, तो इसमें देखो, इसमें हमको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि राधा खाना पकाती तो कब पकाती है, दिन में, रात में, आज या कल। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में वर्क कंटिन्यू है। ठीक है। तो इसको दूसरा नाम भी देते हैं कंटिन्यूअस को, क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। दूसरा नाम क्या देते हैं? इम्परफेक्ट। तो इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काम जारी हुआ पाया जा रहा है, इंडेफिनिट नहीं है, इससे ये अलग हो गया, इसलिए इसको इंडेफिनिट बोल दिया गया, इसको कंटिन्यूअस बोल दिया गया कि वर्तमान में कार्य जारी है। ठीक है। यहां से तो हमको पता चल गया टेंस किस टेंस की बात हो रही है। दूसरा, इसमें जो है तो परफेक्शन की बात आ गई कि काम कंटिन्यू जारी है। तीसरा, परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट, यहां पर काम कब हुआ कुछ पता ही नहीं है, ना तो कार्य पूर्ण हुआ ना अपूर्ण है, कुछ नहीं पता है। ठीक है। यहां पर कार्य जारी है। कार्य कैसा है? जारी है, यानी कि काम अपूर्ण है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? इम्परफेक्ट। तीसरा, परफेक्ट, यानी कि जैसे एग्जांपल, राधा खाना पका चुकी है। अब देखो इसमें कार्य के पूरा होने की बात कह दी गई है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। कब हो चुका है? प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका है। तो वहां पर परफेक्ट टेंस बोल दिया जाता है कि हाँ ये सेंटेंस परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, जहां पर हमको ये पता है कि जो वर्क है वो डन हो चुका है। ठीक है। चौथा क्या कैटेगराइज किया गया है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कार्य जो है, जब जैसे एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रूल वगैरह, ठीक है, रूल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीजें आप लोगों ने शायद ही पढ़ी होंगी कि इनका नाम अलग अलग क्यों दिया गया है। परफेक्ट, परफेक्ट में काम पूरा होने की बात मैंने कही बताई जाती है। कंटिन्यूअस मतलब काम जारी रहना भी है इसमें। तो दोनों कैटेगरी शामिल शामिल हो गई। तो इसको कैसे बनाएंगे? राधा 2 बजे से खाना पका रही है।
ठीक है, तो देखो राधा टाइम दे दिया गया इसमें, तो परफेक्शन आ गया इसमें कि कितने बजे से खाना पका रही है, 2 बजे से। ठीक है, अब कंटिन्यूअस क्यों दे दिया गया, क्योंकि इसमें लास्ट में काम के जारी रहने की बात की जा रही है। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए दिया जाता है कि उसमें टाइम की भी बात है, तो यानी कि परफेक्शन आ गया, और कार्य जारी रहने की भी बात है, इसलिए कंटिन्यूअस आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मोटा मोटा अंदाजा मिल गया होगा कि जो सब पार्ट इनके किए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इनको 4 अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं, वो इसीलिए दिए गए हैं कि एक ही काल में कई तरीके से कार्य किया जाता है। तो उस कैटेगरी को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे नोमेनक्लेचर दिए गए, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं प्रेजेंट स्टार्ट करूंगा, प्रेजेंट टेंस सबसे पहले। देखो ये टेंस इसलिए जरूरी है, मैंने आपसे बताया था कि जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड है, प्लस जो हाई स्कूल 10th के और 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग एक बार लेक्चर जरूर देखें। आप लोग क्या होता है, एकेडमिक पढ़ाई को अलग मान के चलते हो और कंपटीशन लेवल की अलग मान के चलते हो। अरे भाई दोनों जो है तो काफी सिमिलर है। ठीक है, जो आपके आप बेस है ना, वही तो ऊपर जाके तुमको सर्विस दिला रहा है, वही तो वैकेंसी फुलफिल करेगा। आप लोग क्या सोचते हो कि अभी केवल पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। कई बच्चों का मन इसीलिए पढ़ने में नहीं लगता है, वो सोचते हैं बस ये कैसे भी हाई स्कूल इंटर निकल जाए फिर आराम से तैयारी करेंगे नौकरी की। वो सबसे गलत फहमी होती है, सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। ठीक है, तो जो भी आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है स्कूल में, अगर वो आप लोग अभी से लेकर चलेंगे कि हाँ यही तो हमारी कंपटीशन में आनी है, आप मानोगे नहीं। जब मैं इंटर किया था तब मैंने यूपीएससी का वो एग्जाम देखा था, और उसमें इतने इजी इजी क्वेश्चन आते थे, कुछ बहुत, मतलब सारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप यही बोलो कि बहुत फेक रहे हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ जो, नहीं ये नहीं था, हाँ पृथ्वी जो है तो किस तरफ से किस तरफ की ओर घूमती है। ठीक है, अब ये जो है तो क्लास 6 का क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पहले पूर्व की तरफ जाती है फिर पश्चिम की तरफ ऐसे घूमती है ना। तो ये एक सिंपल सा, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा हम लोगों के लिए टफ क्यों हो जाता है वो, क्योंकि 6 क्लास की बात है, हालांकि वो 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, लेकिन हम उस चीज को सोचते हैं कि ये केवल एकेडमिक पढ़ाई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिन रात की होने की वजह वजह क्या है, वर्षा होने की वजह क्या है, तो सब रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सब कुछ हो रहा है, कुछ टिल्ट है अपनी एक्सिस पे उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मतलब आप जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उसको बहुत हल्के में लेते हो, नहीं हल्के में नहीं लेना है। ये सब बेस होता है पूरा, जो आप लोग भूल क्यों जाते हो, क्योंकि आपको वो छोड़े हुए काफी समय हो जाता है, और जो क्वेश्चन आपने 8-10 सालों से रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि ये सब चीजें किसमें पढ़ा दी गई, छोटी क्लासेस में। आप बड़े क्लासेस में गए तो बड़ी चीजें पढ़ने लगे। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है ना बड़े एग्जाम्स के लिए, उसका एक यही रीजन है कि आप लोगों ने सोचा सुना होगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले तुम्हारे आगे वाले बंदे हैं वो खुद बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि जो कुछ पूछा जा रहा है छोटी क्लासेस से पूछा जा रहा है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप हाई स्कूल तक पढ़े हुए होते हैं। यकीन मानो मेरा, मैं यूपीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल में भी यही कंडीशन है। तो बाकी जो एग्जाम उससे तो कम ही कैटेगरी के हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं यही आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करवाएंगी। अब जैसे मैं एक छोटी बात बताता हूँ, आप लोगों को मेंस में जब एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाता है ना, आपके हाथ कांप जाते हैं। पोस्ट टेस्ट आ जाता है तो आप सोचते हैं ये कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो आप याद कर लेते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पैसेज राइटिंग कैसे करें, हम क्लोज टेस्ट कैसे करें, और इरर्स कैसे निकालें। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके होंगे, एप्लीकेशन लिखना है। बच्चे सेकंड क्लास से पढ़ते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, इस तरीके से पढ़ते हैं। अरे सब वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लंबे लंबे वीडियो बड़े बड़े बैनर के झांसे में ना हो कि वहां पर पढ़ाई होगी, जब तक वहां नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं हो पाएगा, ये सब गलत फहमियां हैं। ठीक है, जो आप पढ़ के आए हो वही आप अगर बेस मजबूत बना के चलोगे, जितना पढ़ाया गया उसका 70 से 80%, 80% भी छोड़ो, आप 70 से 75% भी कंप्लीट कर लेते हो, सर्विस आपकी मुट्ठी में है। चलो लेक्चर बहुत हो गया है, कहेंगे कि पका रहे अब, मैं स्टार्ट करता हूँ।
अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इंडेफिनिट की इस बार स्पेलिंग मैंने सही लिखी। चौथा है ये तो हमारे इसके सब डिवीजन हो गए। ठीक है कि हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको पता चल गया होगा कि इंडेफिनिट क्यों बोला जा रहा है, कंटिन्यूअस इसको क्यों बोला जा रहा है, परफेक्ट क्यों बोला जा रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोला जा रहा है। ये चीजें मोस्टली एकेडमिक स्तर पे नहीं पढ़ाई जाती। हो सकता है कुछ स्कूल्स में पढ़ाई जाती हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बताई नहीं जाती, पढ़ाई गई होंगी, लेकिन इनका नाम क्यों अलग अलग रखा गया है वो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट prior to starting present indefinite tense I would like to tell you that it has been categorized in सब कैटेगरीज। कौन कौन सी है आपकी, उसमें भी कितने कैटेगरीज आ रही मैं एक बार आपको मोटा मोटा ये बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको जब मैं आगे बताऊंगा तो ये ना हो कि यार मैं क्या बताने लगा। जैसे एक तो आ जाएगा आपका सिंपल टेंस, दूसरा नेगेटिव, सॉरी सेंटेंस रहेगा टेंस नहीं, तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्यों लिख दिया मैंने, स्टेप फर्स्ट इसलिए लिखा है कि कुछ जो क्वेश्चन मार्क वाले शब्द होते हैं, दूसरे शब्द तुम बोल सकते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। डब्ल्यू एच से कौन कौन से, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये हु, जितने भी डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं या जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं, उनको वो कुछ वाक्य के शुरू में आ जाते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो शुरू में आया क्या, ठीक है। अगर बीच में आ जाता है तुम क्या पढ़ते हो, तो उसका थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। तो जो शुरू में आ रहे हैं क्वेश्चन वाले वर्ड, व्हाट या वेयर, जो जो भी हैं डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हमने स्टेप वन में कैटेगराइज कर दिया है। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में क्या, क्यों, कैसे आ दिया जाता है, बीच में नेगेटिव वर्ड आ जाता है, तो वो कैसे कैटेगराइज करेंगे हम, इंटरेगेटिव, इंटरेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, स्टेप वन, दोनों में आ जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप वन। क्यों, क्योंकि शुरू में इसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड आ रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स इन स्टार्टिंग या इनिशियल, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप टू, दिख रहा है। फिर आ जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप टू। अब जो कुछ भी मैं रूल बताऊंगा, सारे सेंटेंस, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये सारे रूल हर एक में फिट बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि मैं इस स्तर से ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि
जो हाई स्कूल लेवल का स्टूडेंट है उसकी एक चीज न छूटे इसमें, जो 12th लेवल का है हो सकता है इसमें सारे उसे कंसेप्ट क्लियर हो, जब तो वो शायद ना पढ़े, कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर देना। लेकिन जो कंपटीशन लेवल के हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जरूर पढ़ें। क्योंकि देखो क्या होता है कि आप लोग इन चीजों को 10th में छोड़ के चले जाते हैं, 11th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, इसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं, करते करते को 2 से 3 साल हो जाए, ठीक है। आप लोग किस में फोकस करते हो? जीएस पे। आपका जितना भी पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इन सब में आप लोग ज्यादा ध्यान दे देते हैं और इस सेगमेंट को आप सोचते हैं कि ये तो मेरा पूरा कंप्लीट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इतना रफ हो चुका होता है आपके दिमाग से, आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन नहीं आता है, क्योंकि आपने उसको रिवाइज नहीं किया हुआ होता है। फिर आप जब इंग्लिश देखते हैं तो आपको छोटी चीज ही बहुत टफ लगने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं इंटर वाले चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बिल्कुल इसको स्किप ना करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, कभी आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की होगी तो एक डाउट आया होगा मन में कि फ्यूचर की बात होती है और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शब्दों में पिरो दिया जाता है। जैसे जो कल होने वाली घटना है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों शो करते हैं? अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर रीडिंग की होगी या न्यूज़ देखी होगी इंग्लिश में, तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आना चाहिए। अगर नहीं आया है यानी कि आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको और क्या क्या डाउट आएगा? जो हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो उनको क्लियर हो या फिर नहीं भी हो, कोई ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत होशियार हैं हिंदी मीडियम वालों से, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि आप इंग्लिश में हो सकते हैं होशियार, लेकिन जो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो आपसे भी ज्यादा होशियार, क्योंकि आप जो है तो केवल इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ना सोचना कि इंग्लिश मीडियम वालों का एलाइट है, वो हो सकता है बराबर हो या हो सकता है नीचे हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रूल तो आप लोग पढ़ना ही पढ़ना, साथ में इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको कैसे क्या मैन्युअली ऑब्जर्व करना है और कैसे एरर्स आते हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा, बेसिक से मतलब एडवांस सब बताऊंगा, एक ही एक ही टेंस में आपका सब कुछ बताता चलूंगा, सो दैट आपको ये ना लगे कि ये सेगमेंट मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये तो हाई स्कूल वालों के लिए है, ये इंटर वालों के लिए है, मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही में आपके हाई स्कूल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक सब बताऊंगा मैं कि इसमें एरर्स कैसे पूछी जाएंगी और कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन से डाउट्स इसमें आ सकते हैं और जो एरर्स कैसे इसमें लेते हैं, वो सारा मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले टेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग, मैंने जैसे आपसे बताया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर कीजिए, तो जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएंगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही डाउट आएगा, यार ये बात तो फ्यूचर की कर रहा है लेकिन इस सेंटेंस को प्रेजेंट में क्यों लिखा गया है। 100% ये डाउट आएगा अगर अब तक आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है न्यूज़पेपर की। तो मैं बता दूं आपको, ये नोट कर लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज फ्यूचर टेंस की तरह तब किया जाता है जब प्लान शेड्यूल हो ऑफ नियर फ्यूचर, ठीक है। शेड्यूल की स्पेलिंग आप लोग याद कर लेना, ये स्पेलिंग एरर्स में पूछी जाती है। इस तरीके से प्लान शेड्यूल हो कि उसको वर्तमान की तरह हम बता सके कि ये तो होना ही होना है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर प्रेसिडेंट की विजिट कोई होती है या प्रधानमंत्री नेक्स्ट मंथ वहां ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जाएंगे, तो जाएंगे भले ही आ रहा है लेकिन उसमें विजिट्स आएगा, यानी कि जो प्लान्ड शेड्यूल्ड है उस सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, ही बाइज द ग्रोसरी इन नेक्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। कोई व्यक्ति है, उसका रूल है, शेड्यूल्ड है कि जो भी नया साल आता है उसके नेक्स्ट मंथ में ही वो ग्रोसरी का सामान भर लेता है, वो नियम का पक्का है। इस तरीके से उसको हम सिंपल प्रेजेंट में शो करते हैं। दूसरा देखिए, सर्टेन फ्यूचर सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। जैसे कुछ ऐसी इवेंट्स होती हैं जो होनी ही होनी है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस एट 6 AM टुमारो। अब सन तो राइज करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट है क्या?
कि अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि आज सन का मन नहीं है वो राइज नहीं करेगा। तो जो हमारा सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं वो होनी है, ये 100% श्योर ही है। तो उसको भी हम एज ए फ्यूचर टेंस को सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यार ये बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन इसको प्रेजेंट में क्यों शो किया जा रहा है। आपको जाने कितने से ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे न्यूज़पेपर जब रीडिंग करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको ये बात बता दी है कि न्यूज़पेपर जरूर रीड कीजिए, और ये डाउट सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, क्लियर कर लेना। और नहीं आ रहा दिमाग, सॉरी, दिमाग तो है ही आपके, अगर आपको ये डाउट नहीं आ रहा तो कल न्यूज़पेपर कोई भी उठा के देख लेना, उसमें ये डाउट सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होता है कि जो भी आप वर्ड मीनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने से निकलेंगी, वो उनको याद नहीं करना है, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपकी आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए, सो दैट आपके आंखें उस चीज को समझने लगती हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद तो मैं करवा ही रहा हूँ, जो वर्ड बार बार आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे तो वो आपका दिमाग उसको कैप्चर करने लगता है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, वर्ड मीनिंग कोई एक एग्जैक्ट हिंदी की मीनिंग नहीं देता है, को रिलेट करता है सेंटेंस में। तो आप उसको पढ़ना और याद करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो है आपको ये जरूर ध्यान देना है। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप लोग एकेडमिक में ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अब कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं। ये हाई स्कूल इंटर वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो एरर आएंगी या पैसेज राइटिंग कोई या क्लोज टेस्ट दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, या सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दे दिया तो आप लोग ये ना सोचें कि यार इसमें ये फ्यूचर की बात कैसे हो रही है, ये तो प्रेजेंट में है। तो वो सब डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो ये एडवांस लेवल की बात थी, मैंने बता दी है। अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट होगा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। जो अभी एकेडमिक वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और इसको एंजॉय कीजिए लेक्चर को। धन्यवाद।